ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन जिनका डाउट है। तो जिन लोगों ने भी ग्रुप में या मुझे भेजा है बता दो। सर आपका व्हाट्सएप में मैंने एक मॉर्निंग में सॉल्यूशन भेजा था। जी जी जी। यस सर। हाँ, तो वो आपका सही लग रहा था, मुझे लगता है इसमें आंसर की वालों ने गलत बनाए हैं, तो आपका ठीक लग रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन था ये था ना कि x1 x2 xn ऐसा है, यूनिफॉर्म यस सर। थीटा माइनस वन बाई टू थीटा वन बाई टू है। तो इसमें जो आप पीडीएफ लिखते हैं, तो पीडीएफ कितना आएगा इसका, वन, एक्स बिटवीन थीटा माइनस हाफ टू थीटा प्लस हाफ। तो मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो वन होगा, एंड यहाँ पे थीटा माइनस हाफ लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड थीटा प्लस हाफ मोर देन ऑल मतलब मैक्सिमम ऑफ ऑल। यहाँ से थीटा का रेंज आप निकाल लीजिए, तो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी के लिए ये है आपका। अभी अब इसमें ये होता है कि चूंकि कांस्टेंट है तो पूरा इंटरवल मिली है। हाँ, थीटा बिलोंग्स टू एनी थीटा, दिस इज एमएलई थीटा ऐड कर दो, थीटा ऐड दिस इज एमएलई ऑफ थीटा। इस बीच का हर नंबर एमएलई, क्योंकि हर नंबर मैक्सिमाइज करेगा, है ना। अब आपका था कि 3/2 रखने पे आ रहा था, लेकिन यहाँ तो हम लोग जो लिखते हैं थीटा है अल्फा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ प्लस वन माइनस अल्फा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, जहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बिटवीन 0 and 1 ये होता है। 3/2 रखने को तो इंटरवल के बाहर चला जाएगा तो आएगा ही नहीं। यस सर। तो 3/2 रखने का ना, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक है तो 0 से 1 में ही होना चाहिए। यहाँ अल्फा 0 है, या मान लो अल्फा 0 रखा तो ये आएगा, अल्फा 1 रखा तो ये आएगा। तो 3/2 रखने के तो बाहर चला जाएगा, तो वो तो एमएलई होगा ही नहीं। लेकिन देख ओके। लेता हूँ क्या ऑप्शन था, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या था, हाँ, फिर उसके हिसाब से जो आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। दोनों का एवरेज था। और एक बार अल्फा का वैल्यू 3/4 रखना है सेकेंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन अल्फा का वैल्यू 1/4 रखना है, और फोर्थ ऑप्शन अल्फा का वैल्यू 3/2 रखना है। नहीं, तो देखिए वैसे नहीं सोचना पड़ेगा, यहाँ ऐसा सोचिए, इनवेरियंस प्रॉपर्टी तो पता होगा आपको। तो जैसे अगर हम लिखें कि ये एमएलई है थीटा का, जैसे एक्सटेन माइनस हाफ इज एमएलई ऑफ थीटा तो है ही, x1 प्लस हाफ इज एमएलई ऑफ थीटा ये भी है ना। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि 3/2 टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ, एंड अगला क्या था, कितना लेना है मुझे, सर 1/2। 1/2 या -1/2, 1/2। सो 1/2 nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, तो ये किसका एमएलई हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, एमएलई ऑफ 3/2 थीटा प्लस 1/2 थीटा। ये तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब -1/2 होना चाहिए ना। -1/2 सर। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं एमएलई ऑफ ऐसा होगा, क्या -1/2 कर देते हैं तो ये तो फाइनली थीटा ही आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, क्या क्वेश्चन है ये करना सही है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, इज इट करेक्ट।
बताइए। सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एक तो माइक म्यूट कर लीजिए, अगर नहीं बोल रहे हैं तो माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, 3/2 nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/2 एन। एक मिनट, दोनों nth कैसे हो गया फिर, फर्स्ट ऑर्डर हो। सो तो ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा, ये वाला प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा करेंगे ना, तो ये करना गलत है। और आप जो कह रहे थे इसमें अल्फा 0 से 1 में, इसलिए डी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना। तो आप जो कर रहे थे यस अल्फा को सर, जीरो यस। से वन में रखना पड़ेगा, है ना। हम्म। मतलब इस बीच का ही होना चाहिए, तो वो इस बीच का नंबर अल्फा 0 से 1 में होगा। ये जो कर रहे हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस विल नॉट वर्क। तो ऐसा नहीं कर सकते ओके। कि, है ना, T1 मान लो एमएलई है थीटा का, T2 एमएलई है थीटा का। इट डजंट मीन कि T1 प्लस T2 एमएलई 2 थीटा होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि इस बीच का हर नंबर एमएलई होगा, तो इसी बीच के रैंडम नंबर को लिखने का तरीका ये है, अल्फा टाइम दिस 1 - अल्फा टाइम दिस। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सही है। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। नेक्स्ट बताइए जी, नेक्स्ट किसी का डाउट है तो बताइए। सर मेरे को ना करियर काउंसलिंग से तो कुछ कुछ रिलेटेड पूछना है। एक्चुअली मैंने अभी बीएससी किया, पास आउट हुआ हूँ ठीक है। और मेरे को ना डेटा साइंस में इंटरेस्ट है। बट मेरे ठीक को है। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कि आईआईटी जेम का तैयारी करें या फिर गेट दिए गए तो हम भर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा 3 साल का है। और फिर मेरे को कुछ करियर पाथ नहीं दिख रहा है। एक सीएमए का कॉलेज मतलब दिखा था, बट वो बहुत मतलब उसके लिए स्पेशलाइज प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे साथ में नहीं हो पाएगा। आपने बीएससी किस सब्जेक्ट में किया है? ऑनर्स है मेरा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से तो एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? सर मेरे को डेटा साइंस में इंटरेस्ट है ना सर, और अरे तो जैम के डेटा लिए साइंस टाइम क्या भी है? मुझे बताओ, डेटा साइंस होता क्या है? व्हाट इज डेटा साइंस? डेफिनेशन देखे हो डेटा कहीं, के ऑनलाइन सर्च किए हो? हाँ हाँ, यस सर, तो डेटा डेटा के साइंस में पढ़ते क्या है? related डेटा साइंस में हम पढ़ते क्या है? क्या क्या कोर्सेज होते हैं? कहीं डेटा साइंस का कोर्स देखे हो? क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें? मतलब सिलेबस कि किसके अंदर हाँ क्या क्या सिलेबस पढ़ते हैं मैथ सिलेबस, के यस अंदर। यस। और हाँ डेटा सर, साइंस में अलजेब्रा कोर्स में रहता है, क्या पढ़ाया जाता कैलकुलस है? रहता है। हाँ, अलजेब्रा रहता है, कैलकुलस रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है। तो ये सब कहाँ, ये सब किस, ये क्या ये सब अलग तो कुछ नया? सेम ही है सर, बट हाँ, फिर क्या अभी नया अभी बना सर है? उतना टाइम ही है सर, 4 महीने बचे हुए हैं। हम्म। और 4 महीने आईआईटी जेम के लिए प्रिपरेशन इनफ नहीं होगा। डेटा साइंस पढ़ के करोगे क्या? मान लो तुम कह रहे हो डेटा साइंस मुझे पढ़ना है, तो क्या करोगे डेटा साइंस पढ़ के? और सर बिजनेस एनालिस्ट टाइप में। बिजनेस एनालिस्ट बनना है? तो जी, बिजनेस उसमें एनालिस्ट थोड़ा का भी इंटरेस्ट कोर्स है। अलग से होता है, तो वो भी तुम कर तो सकते हो। बीएससी के सर मेरा जो बीएससी की डिग्री नॉर्मल कॉलेज है, तो फिर वहाँ पे ना सर्टिफाइड नहीं होगा। मतलब जो अच्छा। कैंपस का जो मतलब ये होता है, आपको इंटरव्यू हम्म। होता है, उसमें सर मेरा जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो गया नहीं, क्योंकि मेरा उतना अच्छा है नहीं कैंपस। और ऊपर से मेन तो कैंपस ही लेता है सर, जितना भी अभी है। अरे भाई, तो तुम इतना डीमोटिवेटेड, तुम्हारा तो कहीं कुछ नहीं होगा। तुम आईआईटी से बीटेक हो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम खुद ही कह रहे हो तुम नालायक हो, तुम्हारी डिग्री बेकार है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम क्या चाहते हो? तो नहीं तुमको तो ये पता इसलिए है तो ना मुझे, इसीलिए तुम तो सर नालायक हो, हमको वो तुम्हारा हमको कुछ एक हो नहीं आइडिया। सकता, तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर, मेरे वो इसलिए सर आपसे बात करे और क्लियर पाथ चाहिए कि हाँ ये सही रहेगा।
अरे भाई देखो, कोयला चाहे तो हीरा बन सकता है ना। हम्म। लेकिन कोयला को अगर ये पता हो कि हम कोयला हैं, हीरा तो बन ही नहीं सकते, तो कुछ थोड़ी किया जा सकता है। पहले तो खुद को तुम कन्विंस करोगे तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हें पहले से ही पता है तुम्हारा डिसीजन शॉर्टलिस्ट नहीं हो, कैसे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा भाई, किसने कह दिया तुम्हें? तो सर अगर मेरे को बिजनेस एनालिस्ट में इंटरेस्ट है तो हम ये आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करें कि नहीं करें? करो ना भाई, तुम तैयारी करो, आईआईटी में पहले पहुंचो तो। एक तो तुम्हारे अंदर ये भी मुझे कॉन्फिडेंस लगता है तुम आईआईटी निकाल पाओगे। चलो मैं कह दूं तैयारी करो, तुम बिजनेस मैनेजर बन जाओगे, तो तैयारी तो करो। ये वही बात हो गई कि भाई घर में हम भूखे नहीं, हम मर रहे हैं तैयारी तो कर रहे हैं सर, जैसे कि मेरे को जो टूल सीखना चाहिए, हम उसका 30% मेरा सिलेबस कंप्लीट है उसका, वो मेरा जो हाँ, टेक फील्ड का है वो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। पहले तुम थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च करो कि तुम्हें अगर बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो, कोर्स ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, स्किल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एमएससी जी। स्टैटिस्टिक्स करोगे तब भी जाके आईआईटी बॉम्बे या कानपुर में जाओगे, वहाँ 1000 से ज्यादा कंपनी आती है। ठीक है, मैं कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा ही कंपनी आती है। तो 1000 से ज्यादा कंपनी आती है और डिफरेंट रोल्स के लिए आती है। तो इसी में जो कंपनीज हैं इसमें बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो रोल हायर करो उसमें पार्टिसिपेट करो। अब भाई उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, कुछ स्किल्स होगा, वो तुम सीखो। कोई पेट से थोड़ी सीख के आता, कोई पैदा होता है तो सबको, मतलब सब ब्लैंक होता है माइंड। सब कुछ दुनिया में सीखा ही जा रहा है ना भाई, तो तुम सीखो अभी। तुम्हें जो लगता है तुम्हें नहीं आ रहा है उस पर काम करो, उसको सीखो। अब कॉलेज से फर्क थोड़ी पड़ता है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे कॉलेज से पढ़े होते तो क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते तब भी। क्योंकि तुम्हारे ना अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक बंदे के अंदर। तो ये है कि जो आगे रास्ता दिख रहा है उस पर आगे बढ़ो। मतलब तुम्हारा कैपेसिटी अगर 200 मीटर देखने की है तो भाई 200 मीटर आगे बढ़ो। उसके आगे 200 मीटर देखो, उसके आगे 200 मीटर देखो। अब तुम अभी से यहीं से चाह रहे हो 500 मीटर देख लो, उतनी बड़ा तुम्हारा विजन नहीं हुआ ना अभी। तभी तुम्हें क्या है कि तुम जितना आगे दिख रहा है उतना आगे जाओ, उसके आगे उसके बाद दिखेगा। तो तुम्हारे पास बीएससी के बाद क्या रास्ता है, बीएससी के बाद पीएचडी तुम कर नहीं पाओगे। ये तुम कह रहे थे क्या क्या हम्म। करना है, मान लो गेट डीए दे दिए तो गेट डीए दे क्या करोगे, गेट डीए के लिए तुम एलिजिबल हो। गेट देने के लिए सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। कोई भी बीएससी का बच्चा गेट दे सकता है, एलिजिबल है। लेकिन गेट तुम डीए, गेट एसटी, गेट एमए देके क्या करोगे, क्वेश्चन ये है। गेट दे करोगे क्या, कोई भी गेट दे करता क्या है। हायर स्टडीज के लिए वो गेट मतलब मास्टर्स के लिए। हाँ, मास्टर में कौन सी डिग्री के लिए, एमएससी के लिए। एमएससी के लिए हाँ। गेट होता है। नहीं नहीं, एमटेक के लिए। हाँ, तो एमटेक के लिए 4 ईयर डिग्री चाहिए। लेकिन तुम गेट हाँ। अगर इस बार दोगे, तुम कहीं एमएससी में एडमिशन ले लो, तो तुम 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी कर लो, फिर तुम एमटेक में एडमिशन लो गेट के बेस पे। गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। तुम अगर इस बार गेट निकालोगे अगले 3 साल तक यूज कर सकते हो। तुम अगले साल भी गेट दे सकते हो, उसका स्कोर अगले 3 साल तक यूज कर सकते हो। तो अभी तुम्हारा पर्पस है, तुमने बीएससी किया है तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले तुम एमएससी करो। एमएससी के बाद जो मन हो आगे पीजी डीएबी का एक कोर्स होता है, पीजी डीबीए, इसका सुने हो कभी? नहीं सर। हाँ, इसको सर्च करो, ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। ये कराती है आईआईएम कोलकाता, आईएसआई कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर, ये तीनों मिल के कराती है। पहला सेमेस्टर आईआईएम कोलकाता में रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर आईएसआई कोलकाता में रहेगा, थर्ड सेमेस्टर आईआईटी खड़गपुर में रहेगा, एंड फोर्थ सेमेस्टर तुम्हारा इंटर्नशिप रहेगा कंपनी में। और इसका मिनिमम या एवरेज प्लेसमेंट 35 लाख का होता है, मिनिमम बता रहा हूँ 35 लाख के आसपास होता है। ठीक है ना। मेरा एक दोस्त है, वैम कार्तिक साइड दिल्ली में क्लासमेट था, वो उसने किया था। इवन जहाँ मैं जॉब करता हूँ मेरे एचओडी है, उनका बच्चा भी ये किया, अब उसका 70 लाख का पैकेज है। 70 लाख पड़े ना, वो अभी आई थिंक बैंगलोर में रहता है। 70 लाख वो यही कोर्स करके, वो क्योंकि वो आते रहते हैं हमारे कॉलेज में। तो आई थिंक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट भी, बिजनेस एनालिस्ट है कंपनी में किसी बैंगलोर में। तो 70 लाख पर एनम का पैकेज है उनका। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसके जो हेड है उनका बच्चा ही है वो। ठीक है ना। तो ये कोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन तुम देखो पीजी डीबीए का क्या क्वालिफिकेशन है। अब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा तुम्हारे बस का ही नहीं है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। दुनिया उनकी है जो कोशिश करते हैं। तुम्हें पहले से पता है कि तुम नालायक हो, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारा ऐसे भी कुछ नहीं हो सकता। चाहे तुम दुनिया भर का गाइडेंस ले लो, उससे कुछ नहीं। पहले अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करो और खुद पे भरोसा रखो। और ये उम्मीद के साथ रहो कि जो नहीं आता वो सीख लेंगे, जो चाहिए वो अपने अंदर पैदा कर लेंगे, है ना।
जो स्किल चाहिए वो हो जाएगा। ये सब थोड़े ऑप्टिमिस्ट रहो और थोड़े कॉन्फिडेंट रहो और फ्यूचर को लेके थोड़े है ना वैसा सोचो कि जो नहीं है वो कर लेंगे, उसमें क्या है। जिसको आता है भाई, जिसने अच्छा कर रखा है तो वो पैदा करोगे, मतलब बचपन से थोड़ी उसको आता है, तो सीखा ही तो है, तुम भी सीख लोगे समय के साथ। थोड़े और एक्सप्लोर करो, अभी तुम्हारा अगला स्टेप है तुम एमएससी कहीं से ढंग से करो, उसके बाद थोड़े और कोर्स एक्सप्लोर करो, या तो एमटेक करो या फिर ये इस तरह के कोर्सेज कराती हैं, पीजीडीबीए है या बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको एक्सप्लोर करो। तभी अगला स्टेप तुम्हारा एमएससी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। या देखो पीजीडीबीए में अगर तुम एलिजिबल हो, उसका सर्च करो गूगल पे, पीजीडीबीए की क्या एलिजिबिलिटी है, देखो मैं दिखाता हूँ। तो इस पर सर्च करो, अगर तुम एलिजिबल हो तो करो। नीड अ बैचलर डिग्री, बीई बीटेक बीएससी, इसमें भी एलिजिबल हो तुम। बीई बीटेक बीएससी एमएससी इक्विवेलेंट चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, तो है तुम एलिजिबल हो। बीएससी वाले में एलिजिबल हो। अब है तो इसका एंट्रेंस निकाल लो तुम, अगर तुम्हारे अंदर का नहीं है तो कोशिश करके निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई कोई ना कोई तुम्हारे जैसा इंसान जो निकालता है, जी सर। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा और एनालिसिस करो ऑनलाइन, और कहीं आगे बढ़ो, एक जगह रुक के ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आगे बढ़ो। इवन गलत रास्ते पे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ये तो रियलाइज होगा गलत है, फिर सही रास्ते पे आओगे। एक जगह खड़ा होगे तुम बहुत टाइम बर्बाद कर दोगे, बाद में तुम्हें लगेगा कि बहुत लेट हो गया। तो बेटर है कुछ करो, कुछ करोगे तुम्हें समझ आएगा सही है गलत है। मतलब एक्सपेरिमेंट लाइफ में करना वर्थ है, ठीक है ना। यू डू एक्सपेरिमेंट, उससे कहते हैं या तो जीतोगे या सीखोगे, वो वाली चीजें हैं। इसके लिए कोशिश करो। अभी तुम्हारा अगला, तुम बीएससी किए हो, सबसे पहले जरूरी है कि तुम एमएससी अच्छी जगह से कर लो, उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो। एमएससी हो जाए तो या तो एमटेक कर लो, या ये पीजीडीबी हो गया, कई सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनका पर्पस ये जॉब दिलाना, वहाँ जॉब लो और कॉर्पोरेट में काम करो। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ थैंक यू। अगला पूछो भाई, जिनका क्वेश्चन है पूछो, डाउट दो। सर आपको एक क्वेश्चन भेजा है, जी जी। उसमें सर लिमिट निकालने में, सर पोलर वाला जो मेथड होता है ना, उससे लिमिट निकालने में सर थीटा का नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप कि ये है सर जो ग्राफ फिगर बनाना है है। ना उसमें, मान लो ये फिगर है, यानी सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है एक, मतलब ये a/2, 0 कोऑर्डिनेट है। इसमें आप क्या चाह रहे हैं, ये तो मतलब ये जैसे मान लीजिए इक्वेशन इसका कुछ ऐसा होगा, x - a/2 + y - 0 होल स्क्वायर, रेडियस कितना a/2, तो लेस देन इक्वल टू ए a/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ ठीक है, a/2 आ जाएगा, रेडियस कितना है a/2 ही तो है। ये कितना है, ये हाँ हाँ पॉइंट, ये हाँ सर। ठीक है ना, 0 है, ये a/2 है, ये a है, ठीक है। तो अब आप इसको चाह रहे हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो होता सर क्या है पोलर पोलर, फॉर्म के थ्रू ना इसका एरिया निकालने का, ऐसे तो मतलब कार्टेशियन से तो निकल जाएगा, बट सर पोलर से चाहिए, हाँ मैं तो समझ उसमें गया, जैसे लिमिट नहीं ऐसे तो समझ पाई में आ रहा। पाई आर स्क्वायर से तो हो जाएगा ना, पाई a/2 स्क्वायर, ये एरिया है एक्चुअली, है हाँ ना। ऐसे भी हो जाएगा, या डबल ठीक इंटीग्रेशन है, कार्टेशियन वाले से भी हो जाएगा, बट पोलर वाले से हाँ समझ में लेकिन नहीं आ आप रहा। इतना है ना लेंदी मत करना, अभी सीखने के लिए कर लो। एग्जाम में सीधा सीधा आंसर है, फोकस करो जैसे हाँ आएगा। एग्जाम में तो करेंगे ही, बट सर ठीक है, समझाए थे क्लास में तो समझ नहीं आया। ठीक है, देखिए तो dy/dx को हम लोग क्या करते हैं, r d थीटा लिखते हैं, राइट। ठीक है, अब आप यहाँ से देखना शुरू यस करो, सर। तो देखो हम लोग क्या करते हैं पोलर फॉर्म में, x² + y² को r² रखते हैं, यही करते हैं। तो ये एक्चुअली सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है, यही ना, ये करते हैं हम लोग। तो dy/dx को रखा r/d थीटा। अभी आप जो करोगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर आपका ओरिजिन है। अब आप ओरिजिन से देखना शुरू करो, तो ये कौन सी एंगल है, कितना चलना पड़ेगा हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब थीटा पूछ रहा हूँ आपको इस फिगर में। पाई बाई देखो हम लोग, पाई हाँ बाई टू, हाँ, वैसे हाँ ना कहाँ जैसे से, वो आर का ऐसे ऐसे जो बनता है वो पोलर वाला जी जी, ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग तो पाई/2 जीरो हाँ से। π/2, लेकिन कहाँ से, नहीं तो 0 से करेंगे सिर्फ ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला भी लेना है कि नहीं वो हाँ आपको। सर, तो तो हम नीचे ऊपर वाला, वाला निकाल के चुपचाप से उसका मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे दो बार, सिमेट्रिक है हाँ तो। वो भी चल जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं आप। तो अगर आप टू टाइम करेंगे तो ठीक है, टू टाइम का जो सेट कर रहा हूँ, यहाँ से थीटा आपका है 0 से π/2, ठीक है, ये थीटा हो गया। अब रेडियस लिखो आप,
अब रेडियस क्या है, यहाँ से आप ऐसा रेडियस लोगे, ये रेडियस लेना पड़ेगा, ओरिजिन से हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से काम हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था x, इसको खोल दीजिए पूरा, इसको ओपन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, अच्छा 2x/2 मतलब ax हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू a²/4। मतलब इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, r² होता है ना। तो तो हमें r की लिमिट चाहिए ना यहाँ पे, तो ये तो r² सर हो ये गया। वाला और आपने यहाँ पे कैसे क्या, लिख दिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कहाँ से आ गया? एक 2a भी होगा ना, अभी और टर्म आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए ना, हाँ वो तो समझ में, तो उसका तो a² प्लस 2ab प्लस अच्छा बी हाँ, 2 स्क्वायर, कैंसिल हो गया, अच्छा हाँ 2 कैंसिल कर दिया आपने, हाँ ठीक है ना, a²/4 भी होता है, ये खुद ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा, पूरा ओपन कीजिए ठीक से, आप लिख के कीजिए तो समझ आएगा। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax, या माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस है बीच में, तो माइनस ax लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ax। अब ये तो कार्टेशियन फॉर्म, ये वही इक्वेशन है जो ये इक्वेशन था, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। अब इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, x² प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, r² और ax। तो पोलर फॉर्म में x क्या होता है, आपको पता है, x की वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं और y को क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं आर कॉस थीटा और वाई को y। आर साइन हाँ थीटा। बिल्कुल सही, r sin थीटा, यहाँ रख दीजिए x को r cos थीटा, तो x को रख देंगे r cos थीटा। अब दोनों तरफ एक r कैंसिल कर दीजिए, तो r लेस देन इक्वल टू a cos थीटा, और r नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से जो आप ढूंढ रहे थे ना, ये आ गया आपका। तो फाइनली जो आप कह रहे थे कि पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो पोलर फॉर्म में जो एरिया होगा वो होगा r d जहाँ पे r की लिमिट है 0 से लेके a cos थीटा, और थीटा की लिमिट है, अगर बिना 2 टाइम किए करेंगे तो -π/2 से π/2। अगर आप इसी को कह रहे थे 2 टाइम कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 से π/2 जो आपने बताया था, और r की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 ना, और r की वैल्यू 0 से a cos थीटा, एंड यहाँ हो गया r d थीटा, ये है। तो आप कैसे भी लिखिए, देखिए आप बताइए, डाउट है तो इसमें। तो यहाँ सर से जब आप r का 2 से, सर जब हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, हम पूरा निकालना चाहते हैं, तब सर एंगल कैसे लेंगे? हाँ, तो आप देखिए ना, हम ओरिजिन से देखेंगे, तो ओरिजिन से देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये एंगल इधर जाते तो नेगेटिव हो जाता है ना, ये -90 डिग्री है, और ये क्या है, +90 डिग्री है, ठीक है। तो -90 से स्टार्ट करके +90 तक जाएंगे हम, ऐसा -90 डिग्री से +90 डिग्री। नेगेटिव एंगल पता है ना आपको, जैसे ये -90 डिग्री, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं एंगल पॉजिटिव होता हाँ है। तो ये -90 डिग्री है और ये +90 डिग्री है। तो -90 से हमने स्टार्ट किया, +90 तक है, तो ये पूरा रीजन कवर कर दिया हमने। तो ये हमारा पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, ये अच्छा -90 है नीचे, तो -90 से +90 में देखेंगे तो पूरा सर्कल हमारा कवर हो गया। सर, लेकिन आपको, हम हाँ, इसको ऐसे कर सकते थे 0 से 2 पाई, नहीं 0 से 2 पाई 0 से करेंगे तो इस साइड वाला भी आ जाएगा, इस साइड वाला नहीं चाहिए ना मुझे, हाँ लेफ्ट आ साइड वाला नहीं जाएगा, चाहिए, हमें लेफ्ट साइड वाला नहीं चाहिए, हाँ हमें तो नहीं सिर्फ जाएगा, राइट साइड वाला चाहिए, हाँ हाँ वो भी है, ठीक है ना। इस तरह से ठीक है सर। सिर्फ ओरिजिन के राइट में चाहिए था, राइट में 0 से है ना, 0 नहीं, 0 तो एक्सेस हो गया, 0 मतलब एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस 90 डिग्री है, -90 माइनस जो नेगेटिव वाई एक्सिस है वो -90 डिग्री है, जैसे नेगेटिव एक्स एक्सिस 180 डिग्री है और -180 डिग्री भी है, वैसे, ठीक है। तो ये फाइनल है। नेक्स्ट बताइए जी, नेक्स्ट जिनका ओके डाउट है। सर। सर भेजा आपको अभी। जी जी, तो इसमें जो है आपका कि क्या रखा है, x1 x2 सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, तो x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास इंडिपेंडेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन, मतलब आईआईडी है नॉर्मल 1,1, ठीक।
अब n बी द पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ मीन 2, n है पॉइसन विथ मीन 2। ओके, तो आपको कह रहा है कि और इंडिपेंडेंट है x1 x2 xn से, तो n रैंडम वेरिएबल और x1 x2 xn ये सब इंडिपेंडेंट है। तो पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ, है ना, सो वेरिएंस ऑफ x1 अप टू x, है ना, इस तरह क्वेश्चन गेट जैम में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं। तो x1 x2 xn प्लस 1, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डबल एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्मूला लगाएगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ t ऐसा है, मान लो समेशन xi i फ्रॉम 1 टू कैपिटल n प्लस 1 ना, ये है, या इसमें वो लगाइए ना, वेरिएंट डबल एक्सपेक्टेशन वाला, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x n प्लस 1 गिवन n खुद रैंडम वेरिएबल है इसीलिए, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 x2 xn प्लस 1 गिवन n, ऐसा लिख सकते हैं। सो आगे वेरिएंस ऑफ, अब ये सब में एक्सपेक्टेशन लगाइए, तो ये हो जाएगा n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन n, क्यों, क्योंकि सब IID है इसीलिए, समझ आ रहा है। n टाइम क्यों कर दिया, क्योंकि नहीं n प्लस 1 टाइम होगा ना, n प्लस 1 है टोटल, n+1 कितने हैं, हाँ n प्लस 1 है, और बाद में बता रखा है कि x1 और n इंडिपेंडेंट है, तो गिवन का रोल खत्म हो जाएगा अब, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, प्लस एक्सपेक्टेशन। अब ऐसे यहाँ भी कर दीजिए क्योंकि x1 x2 xn तो इंडिपेंडेंट था, तो ये n प्लस 1 टाइम वेरिएंस ऑफ x1 गिवन n है, क्योंकि x1 और n इंडिपेंडेंट है तो उसको आप हटा सकते हैं, तो यहाँ n प्लस 1, ये सिर्फ बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन n प्लस 1, यहाँ बचेगा वेरिएंस ऑफ x1, क्योंकि n इंडिपेंडेंट है x1 से। अब n प्लस 1 बाहर आएगा, अच्छा n प्लस 1 तो रैंडम वेरिएबल है, n रैंडम है, ex1 बाहर आएगा, ex1 बाहर आएगा ex1 के स्क्वायर बन के, क्योंकि ex1 कांस्टेंट है, n तो रैंडम वेरिएबल है, n कांस्टेंट नहीं है, प्लस अब यहाँ n प्लस 1 बाहर नहीं आएगा क्योंकि n प्लस 1 रैंडम वेरिएबल है, वेरिएंस x1 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, बचेगा e ऑफ n प्लस 1। अब यहाँ यूज होगा ये वाला, n पॉइजन 2 था ना, n रैंडम वेरिएबल था तो उसको यूज कर लीजिए, x1 क्या था, नॉर्मल 1 1 था, तो 1 तो 1 ही हो गया, तो ये 1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ n प्लस 1, n पॉइजन है, पॉइजन का वेरिएंस 2 प्लस, अच्छा वेरिएंस में तो खत्म हो जाता है कांस्टेंट, तो जस्ट 2 रहेगा, ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ x1 ये भी 1 है, e ऑफ n प्लस 2, 2 प्लस 1 3, तो फाइनल आंसर आ गया 2 प्लस 3, इसका आंसर है 5, देख लीजिए, हाँ सर यही था। ठीक है ना। हाँ सर, ये मैं डायरेक्ट वर्ल्ड इक्वेशन अप्लाई कर दिया, कुछ ये गलती वर्ड सिर्फ एक्सपेक्टेशन में काम आता है ना, अगर इसमें ही तो वेरिएंस पूछ दिया था ना, दिक्कत ये है, अगर सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूछा होता कि x1 x2 xn प्लस 1 ऐसा पूछा होता आपसे, तो ये सीधा आता n प्लस 1 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, चूंकि n रैंडम वेरिएबल है तो इसका एक्सपेक्टेशन आएगा, तो ये आ जाता सीधा सीधा, तो 1 इंटू 3 आ जाता, तो ये 3 आता, तो ये एक्सपेक्टेशन पूछता तो ये आता, ओके सर। और वेरिएंस 5 है इसका और एक्सपेक्टेशन 3 है, ठीक है। और किसी का कुछ है जी, सर और एक डाउट है, भेजा पूछिए पूछिए। अभी भेजा बस। इसके अप्रोच कैसे करें, मतलब वो बस बता दीजिए। तो इसमें जो है कि कह रहा है x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉमन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब CDF। अच्छा, तो x1 x2 बाईवेरिएट है जिसका CDF कॉमन है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है x1 x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्चुअली तो CDF कॉमन है ना, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कोरिलेशन बिटवीन x1 x2 0 है। अच्छा, x1 x2 बाईवेरिएट है जिसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों, और इंडिपेंडेंट नहीं कहा है, ठीक है ना, कोरिलेशन 0 डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन 0 होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पहला कह रहा है ए में कि अगर ए यूनिफॉर्म है, मान लो कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वही है, बोल रहा ना वही है, तो अगर यूनिफॉर्म 0 1 होगा तो क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, समझिए।
तो कोरिलेशन 0 का मतलब कोवेरियंस भी 0 है ना। तो इफ एंड ओनली होता है कोवेरियंस 0 है। अच्छा, तो ये कहना सर अगर x यूनिफॉर्म 0 1 हुआ तो क्या x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। बी में कह रहा है कि अगर f बर्नौली है तो ये कह रहा है कि अगर बर्नौली है x1 बर्नौली थीटा है तो x1 x2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड का ही रखा है, मतलब x1 x2 दोनों, ये कहना चाह रहा है कि x1 यूनिफॉर्म 0 1 है, x2 भी यूनिफॉर्म 0 1 है। ऐसा ये कह रहा है x1 बर्नौली है, x2 भी बर्नौली है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि हमें पहले बोला था x1 x2 बाई वेरिएट है, ये बोला था ना, बाई वेरिएट है। और हाँ सर। तीसरा में कह रहा है कि x1 x2 ये x1 x2 दोनों जो है डिस्क्रीट सर एक यूनिफॉर्म कॉमन है। मार्जिनल एफ है तब तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा ना? हाँ डिस्ट्रीब्यूशन वही कह रहा हूँ मैं भी कि x1 अगर इस ऑप्शन में x1 लिखा है ना, इनडायरेक्टली वो x2 भी है, क्योंकि पहले उसने कह दिया कि कॉमन मार्जिनल है इसीलिए। तो x1 x2 दोनों, तो क्या x1 x2 इंडिपेंडेंट होगा। और चौथा x1 नॉर्मल 0 1 है, x2 भी नॉर्मल 0 1 है, तो क्या x1 एंड x2 इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको याद है बाईवेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टी, तो इसने बता रहा था x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, तो आपको पता है कि इफ एंड ओनली होता है बाईवेरिएट नॉर्मल में। x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, कोरिलेशन x1 x2 का 0 है, तो ये होता है इफ एंड ओनली x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। ये प्रॉपर्टी सिर्फ बाईवेरिएट नॉर्मल में लगता है। तो पहले इसने कह रखा था ना बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बाईवेरिएट नॉर्मल है। तो अगर x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, ये थ्योरम है, ठीक है ना, कि x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, और अगर कोवेरिएंस या कोरिलेशन 0 है x1 x2 के बीच का, तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ बाईवेरिएट नॉर्मल में ही ऐसा होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। तो यहाँ आपका ए बी सी फॉल्स है, डी सही है, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि ये बाईवेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टी है। ये पढ़ाया और क्लास में कराया होगा। सर मैंने आपको भेजा है। जी जी सर आंसर में बी बोल रहे हैं। हाँ, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी बोल रहे, बी ओके, बर्नौली वाला बोल नहीं रहे। गलत बोल रहा है वो, है ना, आंसर की ऊपर नीचे लिख देता है, जिसने बनाया है सब टाइप किया जिसने, वो गलत टाइप कर दिया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल में ही होगा, ठीक है ना, उसने गलत टाइप कर दिया होगा, गलत देख लिया होगा। हाँ सर, ऑफिशियल हाँ आप देख सर। सकते हैं, इससे अच्छा है कि आप ऑफिशियल देख सकते हैं। 2018 का पेपर है, नेट का है ये, आप डाउनलोड कीजिए दिसंबर का, उसका ऑफिशियल आंसर की देखिए। कई बार ना नेट में क्या होता है 3 सेट आता है, आप देखेंगे पेपर अगर डाउनलोड करेंगे ना ईयर वाइज नेट में, तो सेट ए सेट बी सेट सी, तो उसके अकॉर्डिंग 3 आंसर की भी आता है। अब दिक्कत क्या होता है, जो लोग आंसर की देख रहे हैं ना गलती से, आपने पेपर मान लो ए का उठाया हुआ है, आपने आंसर की बी का देख रहे हो, कई बार ऐसा होता है। आपको ध्यान देना होता है कि जो सेट आपके पास है, नेट में 3 सेट बनता है पेपर का, क्वेश्चन सेम रहता है, बस ऑर्डर अलग अलग रहता है, मतलब क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग है आपके पास, है ना, जो यहाँ 1 नंबर होगा वहाँ 20 नंबर पे होगा। तो इसलिए कई बार इस तरह की गलतियां होती हैं, क्योंकि जो आंसर जिसने बनाया वो गलती से ए सेट की जगह बी सेट का आंसर की डाल दिया, और पेपर ए सेट का था, तो ऐसा हो जाता है। तो एक बार चेक कीजिए ऑफिशियल हाँ ठीक सर, से आप। बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसा ही कुछ गड़बड़ करते हाँ हैं। हाँ होगा होगा, वो बनाने वाले गलती किया होगा, तो इसलिए खुद पर भरोसा रखना है, और ये हो सकता है उनका गलती हो। सर आपको पार्टीशन में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा हो गया, मतलब उसमें एक्सपेक्टेशन एक एक्स पूछ रहा है, वो 0 आया है। ओके, मैंने चेक करना चाहता हूँ सर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना है, मतलब कितना आएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन ठीक। मैंने कैलकुलेट किया था 17 आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल 0 1 फॉलो कर रहा है, और हम्म प्लस
4 इंटू सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0,4 आ रहा है तो ये होगा जी x माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट है ना, e की पावर माइनस हाफ नॉर्मल 0 2 होगा 4 होगा। 0,4 चलो इसका पीडीएफ कितना होगा, तो इसका पीडीएफ होता है अगर इसका लिखेंगे सो 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ये ना। और यस इसका पीडीएफ कितना होगा, 1/2 इंटू रूट ओवर 2 पाई सॉरी √2 पाई इंटू दिस है ना, रूट बाई सिग्मा e की टू पावर दी माइनस हाफ x माइनस 0/√2। अच्छा, हाँ √2 का होल स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, नॉर्मल 4 0 आएगा हाँ yes। करेंगे तो तो एक्सपेक्टेशन x 0 अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 8 आ गया, 2 सिग्मा स्क्वायर ना, ठीक है हाँ। तो ओके है, तो अभी के लिए आपका जो पीडीएफ क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों पीडीएफ का, राइट। सो ये है, आई थिंक ये लिखने में ना कुछ गलती किया है इसने एक्चुअली, इसको ना वैसा लिखना चाहिए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखना चाहिए ना। ये पीडीएफ होगा, क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं रुकिए। तो 1/√2 पाई सिग्मा, सिग्मा तो अब 2 हो जाएगा, तो ऐसा होता है ना 1/2 टाइम पीडीएफ ऑफ x1 एट x, प्लस फिर 4 इंटू 1/2 टाइम, ऐसा होना चाहिए ना। यस सर नहीं, इसने क्वेश्चन बनाया इसे थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसने, क्योंकि ये पीडीएफ ही नहीं है, जो आपको दे रखा है ना वो पीडीएफ है। नहीं ओके चेक करते हैं, तो इसमें जो है 2 उसने ऊपर लिख रखा है दूसरे में। है ना, ये ऐसा है ना 4 टाइम, आपको जो दे रखा है वो ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना यही कह रहे हैं ना 4 टाइम है, तो ऐसा है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एफ एक्स डी एक्स को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, राइट। यस यस तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, और इसका 4 इंटू 1 तो ये तो 5 आ गया। तो यहाँ पता है मिस्टेक क्या किया है जिसने क्वेश्चन बनाया, उसने मिस्टेक ये किया है कि यहाँ उसको 1/5 रखना पड़ेगा, यहाँ 4/5 रखना पड़ेगा, तब सही होगा क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन में ओके ही एरर है, ठीक है। ओके सर अब आप और एक इसके अकॉर्डिंग एक इसके अकॉर्डिंग एक्स निकालेंगे, जैसे आएगा 1/5 इंटू 0, 4/5 इंटू 0, जो आप कह रहे थे। आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1/5 इंटू ई एक्स वन स्क्वायर प्लस 4/5 इंटू ई एक्स टू स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया है ना, तो ये निकाल लीजिए, तो ये 1/5, पहले वाले का वेरिएंस कितना था 1, तो 1 एंड 4/5, दूसरे का वेरिएंस कितना है 4, तो ये आंसर आ जाएगा उस केस सर में। वेरिएंट ओके ओके हो जाएगा ओके तो यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा फिर, है ना। तो सर 17/5 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालते तो 17/5 ही आएगा, क्योंकि मीन 0 है। सर और एक लास्ट ठीक है, क्वेश्चन है वो तो मैंने ये कौन से मतलब मॉक टेस्ट का कौन सा नंबर है, इसको मैं ठीक करवा दूंगा, ये आप भेज सकते हो, इसमें थोड़ा मिरर है, तो 1/5 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए आप कोई बात। सर और एक क्वेश्चन है मैंने मतलब ट्राई किया था बट नहीं आपको भेजा है तो लास्ट में सर जनरली जो आप एमएलई में मतलब पैरामीटर रेंज में डिपेंड होगा तो आप मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है बट यहाँ पे क्या करना है मतलब एक्स क्यूब ग्रेटर देन थीटा दिस टाइप x1 का ऑब्जर्व वैल्यू 0.3 है, x2 का ऑब्जर्व वैल्यू 2.4 है, x3 का ऑब्जर्व वैल्यू 0.8 है, और x4 का ऑब्जर्व वैल्यू 0.9 है, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन विथ पीडीएफ। सो आपको सपोर्ट दे रखा है, जो सपोर्ट है ना वो है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इसको बोलते हैं पैरामीटर स्पेस, है ना। और पैरामीटर स्पेस जो होता है ना वो डोमेन होता है लाइक्लीहुड फंक्शन का, दिस इज द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n, n यहाँ कितना है 4 ही दे रखा है ना, 4 है, तो
1 to 4 ये आ जाएगा आपका 3xi² e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थीटा बाई 2 है। यस सर, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब माइनस थीटा बाई 2। माइनस अच्छा थीटा बाई 2 है, यहाँ बता रखा है एक्स क्यूब मोर देन थीटा बाई 2। ओके सर ये ऐसा होगा मतलब एक्स क्यूब माइनस थीटा बाई 2 वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थीटा बाई 2, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेके। हाँ हाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप। सो वाई इक्वल टू अगर एक्स क्यूब माइनस थीटा बाई 2 करेंगे ना आई गेस ये आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 में आ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो। सो जैकोबियन मेथड से होता है ना एफ वाई ऑफ वाई एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है तो ये करेंगे तो इससे प्रूफ हो जाएगा इस फॉर्मूले से। सो एफ वाई ऑफ वाई एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई तो यहाँ से कर सकते हैं आप। Anyway, तो हम अभी क्या करते हैं एमएलए निकालना है तो बस आप लाइक्लीहुड फंक्शन देख लो कोई बात नहीं ये एक्स बार होगा। हाँ, एंड ई की पावर माइनस यहाँ एक्स आई होगा तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई क्यूब माइनस थीटा बाई 2 आई फ्रॉम 1 to n ये आ जाएगा। सो आपको इसको मैक्सिमाइज करना ना यहाँ से तो यहाँ पे ये था कि जो एक्स आई क्यूब है मोर देन इक्वल टू थीटा बाई 2 है मतलब ये है कि थीटा लेस देन इक्वल टू 2xi³ है तो इसको अगर आप ठीक से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू 2 मिनिमम ऑफ xi³ है ना सबसे छोटा ना सबसे लेस देन इक्वल टू है तो फर्स्ट yes, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब ऐसा आ जाएगा। ओके अब ये आप थीटा के रेस्पेक्ट में देखिए क्या हो रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये लिखना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ xi² ये तो है ही एंड दूसरा e की पावर माइनस समेसन xi³ आई फ्रॉम 1 to 4 और e की पावर इधर से आ जाएगा थीटा बाई 2 और थीटा बिलोंग कर रहा है अच्छा थीटा तो नेचुरल नंबर था एक्चुअली तो थीटा अभी के लिए अगर लिखूं मैं तो 0 से या 1 से इसमें बिलोंग कर रहा है 2 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के क्यूब। आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होगा इन चारों में ध्यान से देख के बताओ इसमें से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू क्या 0.3 होगा 0.3 0.3 तो इसका क्यूब करो जरा क्यूब था ना क्यूब कीजिए कितना होगा बोल रहा हूँ सर। तो 0.00 3 3 और 27 0.027 हो जाएगा और इसका 2 टाइम करेंगे तो क्या होगा 0.054 तो और इसका 0.054 हाँ इसका 2 टाइम करेंगे तो क्या होगा 0.027 स्टार 2 यस 0.054 तो 0.0 तो यहाँ कैसे होगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो थीटा है वो लेस देन है ये ना थीटा लेस देन 2x³ तो थीटा लेस देन हम लोग ले रहे हैं क्या 0.054 लेकिन हमारा तो थीटा होना चाहिए क्या 1 से स्टार्ट होना तो 0.054 का नियरेस्ट वैल्यू 1 है। 1 तो है लेकिन क्या इसके इंटरसेक्शन में आएगा तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसका मतलब गलत दे रखा है इसको ठीक से ऑब्जर्व्ड वैल्यू देना चाहिए ताकि
इसमें आना तो चाहिए, जैसे ये तो Yes, थीटा yes. जो हो गया, इसमें तो 1 आ ही नहीं रहा ना, इसमें तो 1 आना चाहिए तभी तो होता। Yes, sir. मतलब तो अभी के लिए इंक्रीजिंग 0.05 फंक्शन है। 0.054 का छोटा होगा थीटा का। तो यहाँ पे देखेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट एमएलई होगा, तो यहाँ पे Yes. एक्चुअली 0.054 एमएलई है मान लो अभी के लिए, लेकिन चूंकि 0.054 उसमें नहीं है, किसमें नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, तो 0.054 की नियरेस्ट वैल्यू इसने ले लिया 1, यही ना। Yes, sir. तो 1 इज द एमएलई, ऐसे ठीक है 1 हो सकता है, बट आई थिंक इसको ऐसा लिखना चाहिए कि 1 भी इस इंटरवल में आए तो बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे ओके है कि चलो सपोर्ट ये नहीं है, सपोर्ट एक्चुअली दे हैव गिवन अस, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा, सपोर्ट दे हैव गिवन अस 1 2 3 सो ऑन, लेकिन यहाँ से आया कि ये लेस देन ये है, तो यहाँ से एमएलई ये पॉइंट आया 0.054, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि 1 भी इसमें आना चाहिए, तब जाके हम लेते हैं ना। मतलब सर ये होना चाहिए था थीटा ग्रेटर देन 0.054 तो 1 होता है। ठीक है। नहीं, जैसे थीटा लेस देन आ जाता 1.054 एग्जांपल के लिए, तो ऐसा कुछ है ना। ओके। मतलब ऐसा होता 1, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि यहाँ एमएलई आ गया 0.054, अब 0.454 है, एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट थीटा है 0.054, तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा ना, इन दोनों में इंटरसेक्शन आना चाहिए, यस सर। तब ओके जाके सर। हम ले पाते हैं। तो वैसे ठीक है, आप लॉजिकली जो देख रहे हो ठीक है, 0.054 है तो 1 इसका नियरेस्ट एमएलई हो जाएगा, ऐसा बनाने का कोशिश किया है जिसने बनाने की कोशिश किया क्वेश्चन, बट ओके done something wrong here, but okay ओके। लॉजिकली कर सकते हो आप कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो मेनली इधर डोमेन में तो होना चाहिए, जैसे होता है ना, तो ये थोड़ा मिस्टेक इसमें किया, ये सब एक ही टेस्ट का क्वेश्चन है क्या, इसको थोड़ा देखता हूँ। और किसी कुछ डाउट है जी? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बाकी किसी लोगों को डाउट है तो बताओ भाई। नहीं है तो ठीक है, थैंक यू, स्टॉप करते हैं।